अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हर्टलेस का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपकी ज़ाहरी हालत तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया था। डॉक्टर कोई हदायत हैं तो दे दें। फ़िलहाल मैं इससे कहीं दूर किसी पुरसकून जगह लेकर जाता हूँ, जहाँ ये बेहतर महसूस करे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे मिस्र ले जाता हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ काफ़ी कुछ काम है और वो जगह यहाँ से काफ़ी पुरसकून भी होगी। दर्क डॉक्टर से पूछ रहा था, जबकि वो खामोशी से सुन रही थी। अभी तक उसका सारा ध्यान उस बच्चे पर लगा हुआ था। कितना शैतान बच्चा था। उसने मासूम सा देखने वाला शैतान पहली बार ही देखा था। छोड़ूंगी तो तुम मैं भी नहीं तुम्हें। मोटू कितने प्यार से मुझे दे रहे थे चॉकलेट, और फिर मेरे खाने पर कैसे मुंह बना लिया। अब इसी मुंह को किशी दे दे। एक सुरह ना कर दिया तो मेरा नाम भी परीज़े हान नहीं। बदला तो मैं भी लेकर ही रहूँगी तुमसे। वो अपनी ही सोचों में डूबी हुई थी जब दर्क ने उसका कंधा हिलाया। क्या हुआ, किन ख्यालों में गुम हो? डॉक्टर कब से तुम्हें बुला रही है? वो उसे सोचों से निकलते हुए बोला। मैं कहीं नहीं, यही हूँ। मैंने कहाँ जाना है? वो नर्वस होकर उसे देखने लगी। पता नहीं उन दोनों में कौन सी बात चल रही थी। उसका दिमाग तो यहाँ था ही नहीं। मिसेस दर्क, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका इलाज 100% मुमकिन है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर माहौल फ्राहम कर सकें। आप खुद भी अपना ख्याल रखने की पूरी कोशिश करें। अपने दिमाग से हर तरह की सोच को निकाल दें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने आगे पीछे के लोगों के साथ गुजारें या फिर अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचें। एक लड़की के लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत सोच और कोई नहीं होती कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती है। आप भी अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने शोहर के बारे में सोचें, अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचें। आप वो सोचें जो सोच आपको सुकून देती है। डॉक्टर जल्दबाजी में बोल गई, जबकि बच्चों का नाम सुनते ही जहां दर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, वहीं परी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। दर्द के देखने पर वो फ़ौरन चेहरा नीचे झुका गई थी, जिस पर दर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। डॉक्टर, फ़िलहाल मैं सिर्फ इसके इलाज के बारे में सोचना चाहता हूँ। प्लीज़ ऐसी कोई सोच मेरे दिमाग में ना लाएं जो मुझे मेरे मकसद से हटा दे। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने परेशानी से कहा, जबकि परी का दिल चाहा कि वो यहाँ से उठकर भाग जाए। आपको कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जिसको समझना था वो समझ चुकी है। क्यों डार्लिंग, मैंने ठीक कहा ना? वो उसके कंधे पे बाजू फैलाते हुए दोस्ताना अंदाज में बोला, जबकि परी का चेहरा झुकते झुकते अब बिल्कुल ही नीचे झुक चुका था। कहाँ खोई हुई हो तुम लड़की? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना जाने तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही हो। बताओ, बाहर कौन है तुम्हारी सोचों में इस वक्त? वो न जाने कब से उससे बात कर रहा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने अचानक ही उसका कंधा खींचकर उसे अपनी जानिब किया था। उसकी अचानक होने वाली इस हरकत ने परी को हिलाकर रख दिया था। वो उसके सीने से लगी, शायद अपनी आंखों के आगे ये नाचते हुए तारों को देख रही थी। वो जैसे मुकम्मल तौर पर होश में आ चुकी थी। इस वक्त वो एक रेस्टोरेंट के बाहर थी। अभी कुछ देर पहले तो वो अस्पताल के बाहर थे। वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई, खुद भी कंफ्यूज थी। वो तो बस अस्पताल से निकलकर चुपचाप उसके साथ गाड़ी में बैठी थी, और फिर से उसकी सारी सोचों का मरकज़ वही मोटू बन गया था, जो यकीनन चॉकलेट खा खा कर ही इतना मोटा हुआ होगा, बिगड़ा हुआ शैतान। वो जितना उसके बारे में सोच रही थी, उसे इतना ही ज़्यादा उस खुद पर गुस्सा आया था। वो तो छोटा बच्चा था, चॉकलेट दे रहा था तो उसे पकड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लड़की बेहोश हो गई हो क्या? वो उसे अपने सीने में झंझोड़ कर बोला। नहीं, होश में हूँ, लेकिन जिस तरह से आप मुझ पर सितम कर रहे हैं, यकीनन बेहोश हो जाऊंगी। वो उससे ज़रा सा दूर रहते हुए बोली। उसके तो सारे पुर्जे भी ढीले हो चुके थे, इतने ज़ोर से झंझोड़ा था उसने। शुक्र है कि वापस होश में आ गई, वरना इस बार इस तरह झंझोड़ता कि तुम्हें दफनाने की ज़रूरत पेश आती। वो साफ गोई से कहता अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर निकल चुका था। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे साथ लेकर चलें। वो तेज़ी से गाड़ी से निकलती उसके पीछे भागते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आई थी। वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बाहर रखे टेबल पर उसके साइड से एक कुर्सी खींचते हुए उसे बैठने का कहने लगा। बैठो, मैं कुछ खाने को ऑर्डर करके आता हूँ। वो उसे बिठाकर पता नहीं किस तरफ चला गया था, जबकि वो तो बस होटल के माहौल को एंजॉय कर रही थी, जो काफ़ी अच्छा था। उसे ऐसी खुली जगह बेहद पसंद थी। कभी कभी यतीम खाने में भी वो बाहर पिकनिक वगैरह पर जाते तो इसी तरह बाहर गार्डन में बैठकर खाना खाते थे।
अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जहाँ उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी, वहाँ अचानक उसे कुछ याद भी आया था। पिछले साल फरवरी की 28 तारीख को हम सब लोग पिकनिक पर गए थे। वहाँ पर एहसान अंकल हमारी तस्वीरें बना रहे थे। यकीनन उनके पास सारी तस्वीरें होंगी। हाँ, उनके पास सारी तस्वीरें होंगी। वो तो सालों की तस्वीरों को संभाल कर रखते हैं, तो यकीनन उस दिन की तस्वीरें भी उनके पास मौजूद होंगी। और उन तस्वीरों में तो ज़ोया भी थी। हाँ, उस दिन ज़ोया हम लोगों के साथ थी। मुझे हान बाबा से इस बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन कोई भी मुझ पर यकीन क्यों नहीं करता। एक जीती जागती इंसान जो अचानक चली जाए, अचानक गायब हो जाए, उसे भुला देना और फिर ये कहना कि वो कभी थी ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इतने सारे लोगों का दावा वो सब लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ज़ोया कभी थी ही नहीं, जबकि वो सब जानते हैं कि ज़ोया थी, हमारे साथ थी। लेकिन इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या सच में ज़ोया कभी भी थी ही नहीं? क्या सच में ये सिर्फ़ मेरा ख़याल है, सिर्फ़ एक वहम? बेचैन बचपन से लेकर 17 साल तक वो मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ खेलती थी, साथ सोती थी, साथ पढ़ती थी। वो सबके सामने थी, तो फिर वो अचानक कैसे गायब हो गई? वो मर गई, उसे मेरे सामने मारा गया, लेकिन कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। मुझ पर यकीन करने के बजाय सब लोग ज़ोया को ही मिटा चुके थे। ज़ोया को इंसाफ दिलाने के बजाय ज़ोया का वजूद दुनिया से मिटा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर इतनी सारी बातें झूठ भी तो नहीं हो सकती। तो क्या ज़ोया नहीं है, बस सिर्फ मेरा वहम है? क्या मुझे इन तस्वीरों के बारे में दर्द को बताना चाहिए? हो सकता है वो इस मामले में मेरी कुछ मदद कर सकें। हाँ, मुझे उन्हें बता देना चाहिए। अगर ये सिर्फ मेरी सोच है, तो मुझे उन्हें अपनी सोच बता देनी चाहिए। उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर सकें। वो खुद में ही उलझी हुई थी, जबकि सामने वाले टेबल पर 3 बदमाश लड़के सर से पैर तक उस ख्यालों की दुनिया में खोई हुई लड़की को देख रहे थे। उनमें से एक लड़के ने कुर्सी का रुख उसकी जानिब करते हुए सीटी बजाई, लेकिन वो अपने होश और खवास में होती तो उसे देखती। वो तो अपने ख्यालों में गुम थी। उसे होश तब आया जब वो लड़का ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को देखकर अपनी आवारगी जाहिर करने की? तू मेरी बीवी को नज़र भर कर देखेगा? तुझे क्या लगता है तेरी आंखें सलामत रहेंगी? वो इसके जबड़े को हाथों में दबोचता एक ज़ोरदार मुक्का उसकी नाक पर मार चुका था। तो मेरी बीवी को देखकर सीटी मारेगा और मैं चुपचाप रहूँगा, बैठा रहूँगा? मैं एक और मुक्का उसके मुंह पर मारा। वो चंद ही लम्हों में उसका चेहरा सुर्ख कर चुका था। उसके गुस्से और इस हंगामे को देखते हुए होटल के मैनेजर ने पुलिस को कॉल कर दी थी, लेकिन उसे होश ही कहाँ था। उसे पता था तो सिर्फ इतना कि किसी ने उसकी बीवी को गलत निगाह से देखा है, और ये चीज़ बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। वो इसके लिए क्या थी वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसके मामले में वो बेहद टची था। वो इस वक्त अपने आप से बाहर हो चुका था। वही रखी एक कुर्सी को उठाकर उसने तीनों लड़कों को धो डाला। परी मैं तो इतनी हिम्मत ही पैदा नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर उसे रोक पाती। वो तो खुद परेशान हो चुकी थी उसका ये वहशत ज़दा रूप देखकर। लेकिन वो यहाँ रुक कर ये सारा तमाशा होते नहीं देख सकती थी। उसे किसी भी हाल में उस पागल इंसान को रोकना था जो न जाने यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा था। दर्क क्या हो गया है आपको? आप इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? उसे उन लड़कों से हमारी हमदर्दी हो रही थी और इस बात में दर्द को मज़ीद आग लगा दी थी। ये बेचारा है, वो बेहद गुस्से से घूरते हुए घर आया। अगर ये बेचारा है तो मैं इसे मार क्यों रहा हूँ? मैं तो इसे फूलों का हार पहनाता हूँ कि ये तुम्हें छेड़ रहा है। सर से पैर तक घूर रहा था तुम्हें ये। अगर तुम होश और खवास से बेगाना होकर यहाँ बैठी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। जान निकाल दूंगा मैं जब कोई तुम्हें आंख उठाकर भी देखेगा। तुम्हारी ज़िंदगी पर नहीं, तुम्हारी रूह पर मेरा नाम लिखा है। जिसने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा, आंखें निकाल दूंगा मैं उसकी। वो उसे पीछे की जानिब धक्का देता एक बार फिर से उसका गला दबा चुका था, जो पहले ही उससे माफ़ी मांग रहा था। उसे कंट्रोल करना इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अचानक पुलिस के जाने की वजह से मामला ठंडा हो गया था। ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना मैं खुद इसे जान से मार डालूंगा। वो गुस्से से उस लड़की को देखते हुए बोला। तो सारम ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसके गुस्से को कम करना चाहा। कंट्रोल दर कंट्रोल, वो बाहर नहीं निकलेगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। लेकिन वो लड़की है कौन जिसके पीछे तुम ये सब कुछ कर रहे हो? कौन है वो लड़की? मुझे भी तो पता चले जिसके लिए तुम पागल हो रहे हो। वो एक नज़र परी को देखता, फिर उससे पूछने लगा, कोई राह चलती नहीं? मेरी बीवी है वो खबरदार जो किसी ने भी गलत नज़र उसे देखा। सारम की नज़र उठाकर देखते ही वो उसका चेहरा दबोचते हुए अपनी तरफ कर चुका था। मतलब कि तुम्हारी सच में शादी हो चुकी है? वैसे तो ये खबर मुझ तक पहुंची थी, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। कब हुआ ये हादसा? मेरा मतलब है कब हुई तुम्हारी शादी? क्या यारम इस बारे में जानता है? वो उसकी शादी की खबर सुनकर शौक में था।
ये नहीं था कि वो उसे सालों से जानता था, लेकिन यारम के मामले के बाद उसने खुद ही यारम के बारे में जब सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसे पता चला था कि इस वक्त यारम को बचाने वाला दर्क नाम का एक लड़का था। और हिजर ने इसके बारे में उसे ये बताया था कि वो रिश्ते में रूह का सौतेला भाई लगता है। रूह की वजह से वो अपने आप ही उससे अजीज़ होता जा रहा था, लेकिन रूह के नेचर उसकी नेचर से बेहद अलग थी। लेकिन फिर ये जानते कि वो पाकिस्तानी पुलिस का खबरी और एक जासूस होने के नाते तमाम अरब ममालिक में एक अहम मकसद से आया है, तो उसे खुशी हुई थी। वो यारम की तरह का काम नहीं करता था। यारम काज़मी मेरा बाप नहीं है, समझे तुम, वो गुस्से से कर आया था। रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि तुम्हारी शादी के बारे में यारम को कुछ पता है या नहीं। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, सारम ने उसे रिलैक्स करते हुए पूछा। उसके चमचे को पता है, अब तक खबर पहुंच चुकी होगी। वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए परी का हाथ थामने लगा। उसकी तो दो चमचे हैं, मेरा मतलब है हीज़र और शार्फ, तुम किस चमचे की बात कर रहे हो? अगर हीज़र की बात कर रहे हो तो सॉरी टू से वो कभी यारम से कुछ नहीं छुपा सकता। अब तक उसे पता चल चुका होगा। लेकिन अगर तुम शार्फ की बात कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ आदमी पहले अपने दिमाग चलाता है। सारम को तो जैसे मौका मिल गया था शार्फ के खिलाफ बोलने का। शायद अगर सारम से पूछा जाए कि उससे दुनिया में कौन सा शख्स पसंद नहीं है तो उसका जवाब शार्फ ही होगा। मैंने यारम के चमचों पर पीएचडी नहीं की और अब तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, वो खा जाने वाली नज़रों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। सारम हमेशा से उस लड़के से दोस्ती करना चाहता था ताकि वो दोनों मिलकर यारम और उसकी टीम के खिलाफ अपनी एक अलग टीम बनाएं, लेकिन शायद उसको सारम ही पसंद नहीं था। हाँ दफ़ा करो, हमें क्या लेना देना है उसकी टीम से, तुम सुनाओ, शादी कब की, भाभी से ही मिला दो, उसने दोस्ताना अंदाज में कहा। बात सुनो मेरी, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तो तुम मेरे भाई हो और ना ही तुम मेरे दोस्त हो। तो मेरी बीवी तुम्हारी भाभी कैसे रिश्ते से नहीं लगती, किसी भी रिश्ते से नहीं लगती। मुझसे और मेरी बीवी से रिश्तेदारियां बनाने की हर की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिश्तेदारों से नफरत है। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वाज़ेह अल्फाज में बोला। और उस लड़की का क्या हुआ, मेरा मतलब है उस लाश का क्या हुआ जो तुमसे गुम हो गई थी इस जगह से? उसकी लाश मिली तुम लोगों को वापस? वो अचानक मुड़कर उसे सवाल करने लगा, अंदाज सिर्फ मजाक उड़ाने वाला था। ले, ले, लेकिन हाँ, वो इस सवाल का मकसद नहीं समझ सकता था। दर्क जानना चाहता था कि आखिर ये केस इतनी जल्दी ठंडा कैसे हो गया। लाश गुम हो जाने पर दोबारा उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आखिर लाश का गुम हो जाना कोई ज़रा सी बात तो हरगिज़ भी नहीं थी। हाँ, हमें मिल गई थी उस लड़की की लाश। शायद वो लड़की उस वक्त ज़िंदा थी और वो वहाँ से निकलकर वहीं से थोड़े फासले पर जंगल के बीच की तरफ चली गई थी। तकरीबन 18 घंटों के बाद उसकी लाश मिल गई थी। सारम ने तफसील से बताया तो उसने हाँ में सर हिला दिया, जबकि परी बहुत गौर से ये सब कुछ सुन रही थी। यकीनन यहाँ पर जिस लाश की बात की जा रही थी वो उसकी भी हो सकती थी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी ये बात खुद तक नहीं रख पाया था। सिर्फ 2 घंटे उसने खुद पर जबर किया और फिर यारम का नंबर मिलाया। बोलो सारम, मैं इस वक्त बेहद अहम काम कर रहा हूँ, तुम्हारी फजूलियात सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। दूसरी तरफ से गरजदार आवाज़ आई थी। इतनी भी फ़जूल बातें नहीं करता कि तुम मेरी हर बात को फ़जूल करार दे दो। खैर, मैं तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ जो तुम्हारे बहुत ही वफ़ादार आदमी तुम तक पहुँचाई नहीं। जल्दी सारम, मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई तजस्सुस नहीं है, ख़त्म करो बात को। वो उसकी सस्पेंस फैलाने वाली आदत से बेहद तंग था। तुम्हारा साला, मेरा मतलब है असली वाला साला, शादीशुदा हो चुका है, एक लड़की को अपने साथ लेकर घूमता है। लड़की मासूम सी दिखती है और तुम्हारा साला उसे लेकर बेहद टची है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ ना जाता तो वो बेचारे 3 लड़के उसके हाथों मारे जाते। उन्होंने सिर्फ एक नज़र उसकी लड़की को देख लिया था। बल्कि तुम्हारा साला तो उस लड़की को लेकर इतना ज़्यादा जज्बाती हो रहा था कि उसने मुझे भी नज़र उठाकर उसकी जानिब देखने नहीं दिया। लड़की दिखने में मासूम छोटी सी लगती है, बेहद दर्जा कमज़ोर, ज़्यादा बहुत खूबसूरत नहीं है, हड्डियों का ढांचा कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही उसे लेकर फजूल बकवास बंद करो। वो जैसी भी है उसकी बीवी है और कोई भी मुराद अपनी बीवी पर कोई सॉरी और कोई भी मर्द अपनी बीवी पर कोई गलत नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुमने इस बार भी मुझ तक ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचाने में बहुत देर कर दी। दर्क की शादी की खबर मार्केट में आए बहुत टाइम हो चुका है। चलो अब मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान से है, बेचारी यतीम है, बचपन से जवानी तक यतीम खाने में ही रही है। माँ बाप का कहीं कोई इनाम और निशान नहीं। उसे पालने वाला आदमी परवेज़ खान है जो एक बहुत ही अच्छा और नेक शख्स है। उसके अलावा वो सिंध में रहाइश पजीर थी और वो खून की कमी की एक बीमारी का शिकार है। और कुछ जानना चाहोगे या इतना काफ़ी है? वो फ़ोन कान से लगाए कब से उसकी बातें सुन रहा था। दूसरी जानिब से यारम ने बात ख़त्म की। हाँ बस कुछ नहीं कहना मुझे, रूह को कह देना संडे को आऊँगा मैं, बच्चे ज़िद कर रहे थे रोयाम से मिलने के लिए, बिरयानी बना दे। वो फ़ोन रखते हुए फरमाइशी अंदाज में बोला, बिल्कुल इंस्पेक्टर सारम, होटल खुला हुआ है, आप जब चाहें तशरीफ़ ले आएँ। मैंने रूह से तुम्हारी पसंद का खाना बनवाने के लिए ही तो शादी की थी। यारम तुम जितना मर्ज़ी सुना लो मुझे,
बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही और ना ही मैं तुम्हारी बातों पे शर्मिंदा हो रहा हूँ। बस मेरी बहन को मेरा पैगाम दे देना, वो कहकर फ़ोन बंद कर गया। हेलो गाइस, कैसे हो सब? यारम, तुमने मुझे यूं अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? शार्फ ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, उसका पहला सवाल यही था कि यारम ने उसे अचानक क्यों बुलाया। अंदर ही है, उसी से पूछ लो। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए। हिजर मुस्कुराकर रोयाम को अपनी गोद में उठाता बाहर की जानिब जाने लगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है कि तुम मेरे लिए इस तरह की दुआ मांग रहे हो? सब हैरियत तो है ना? ऐसा क्यों लगता है जैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है? वो कुछ परेशान हुआ। आज का दिन कैसा गुजरेगा, अच्छा या बुरा, ये तो तुम्हें अंदर जाने के बाद पता चलेगा। वैसे यारम के कानों का एक ताज़ा सॉरी यारम के कानों से एक ताज़ा खबर मिली है। किसी ने शादी के लड्डू खा लिए हैं और तुम्हें इस बारे में पता था, लेकिन तुमने हमेशा की तरह अपना दिमाग लड़ाना ज़रूरी समझा। तो अब अपने दिमाग का कचरा करवाने के लिए तैयार हो जाओ और जल्दी जाओ। पहले ही तुम्हारी देर से आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हीज़र ने तफसील से बताया। अल्लाह, किसी ने शादी का लड्डू खा लिया है और मुझे कहाँ पता है किसकी शादी के बारे में किसी ने झूठी खबर फैलाई होगी। तुम्हारे फ्लैट में रहता है यारम का साला, उसी के बारे में बात हो रही है। अल्लाह रहम करे, मुझे तो देख कर ही तुम पर तरस आ रहा है। और ये वाइट शर्ट किसी खुशी में पहनी है तुमने, उस पर दाग लगेगा तो मासूमा कभी भी नहीं धोएगी। या अल्लाह हिफाजत करना। हिजर उसे मजीद डराता बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक ही शार्फ ने उसके हाथों से रोयाम को नरमी से अपनी बाहों में ले लिया। हो सकता है बेटे को देखकर तरस खा ले, जालिम इंसान का कोई भरोसा भी नहीं है। वो रयाम को अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, जबकि वो अगले ही लम्हे हाथों पैरों की जंग शुरू कर चुका था। उसे शार्फ कुछ खास पसंद नहीं था। मेरी जान, आज तुम ही मुझे बचा सकते हो, मुझ पर सितम ना कर। वह तेजी से कदम आगे की जाने बढ़ाते हुए उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बाबा, मामू तो मामू को मारेंगे। बाबा, मामू को मारो, मुझे नहीं जाने दे रहे फिर नानू के साथ। जैसे ही कमरे में कदम रखा था, रोयाम ने सबसे पहले काम शिकायत लगाने वाला किया था। हाँ मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, आज तुम्हारे मामू की हड्डी पसली एक होने वाली है। वो एहतियात से उसे शार्फ की गोद से निकलता ज़मीन पर आज़ाद छोड़ चुका था। आज मेरी बारी है ना यारम भाई, मैं उसे खुद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ चॉकलेट दिलाने के लिए, उसने कुछ याद करवाते हुए कहा। नहीं, आप मार खाओ हिजर, नानू के साथ चला जाऊंगा। रेयाम ने फ़ौरन उसकी मुश्किल आसान की थी। बेटा, ऐसा नहीं करते, गलत बात होती है, उसने समझाना चाहा। उसे छोड़ो, मुझसे बात करो। तुमने मुझे दर्द की शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, जबकि तुम सब कुछ जानते थे? वो उसे कॉलर से पकड़कर अपनी जानिब घसीटते हुए बोला। तो अगले ही लम्हे रोयाम खुशी से तालियां बजाने लगा। पता नहीं शार्फ को मार खाते देखकर उसे कौन सा सुकून मिलता था। ओल मालो, ओल मालो, ये क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा, मरवा रहा है मुझे? शार्प सदमे से उसे देखते हुए बोला। वो ना सिर्फ अच्छा मामू होने के नाते उसे चॉकलेट आइसक्रीम दिलवाता था, बल्कि उसका घोड़ा तक बनता था। देखो यारा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मैं उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने सोचा जब तक मुझे मुकम्मल मालूमात नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें अधूरी बात नहीं बताऊँगा, तुम्हें खुश करने में कामयाब हो जाऊँगा। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। उस कमीने ने किसी से शादी कर रखी है और वो लड़की कभी उसके साथ फ्लैट में तो कभी वहाँ सदीक वाले घर में होती है। वो लड़की उसकी बीवी ही है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि वह सदीक के घर कभी किसी दूसरी लड़की को लेकर नहीं जाता। सदीक के घर में तो वो अपनी किसी दोस्त को भी नहीं लेकर जाता अपने साथ। इसीलिए मुझे यकीन हो गया कि वो उसकी बीवी है। बाकी वो उसे लेकर बेहद टची है, इसके लिए कुछ भी कर गुजरता है। बस उसके अलावा मैं अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सीधी सादी सी काफ़ी मासूम सी ही है वो। उसका ताल्लुक किसी गैंग या माफिया से हरगिज़ नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें कल देने ही वाला था, लेकिन कल तुमने मुझे सारे दूसरे काम के लिए भेज दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सका। और आज ये खबर खुद मेरी दुश्मन बनकर तुम तक आ पहुंची। वो परेशानी से अपनी सफाई देते हुए बोला, क्योंकि यारम का हाथ अब भी उसकी गर्दन पर मौजूद था। उसकी बात मुकम्मल होते ही यारम ने उसे छोड़ दिया। उस पर व्यायाम का मूड बन गया था। दर की शादी के बारे में तो मुझे भी पता चला है। लड़की की इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। यतीम है बेचारी, लेकिन मुझे तो इन सब में कोई हकीकत नहीं लगती है। लेकिन वो उसे सदीकी घर लेकर गया है, इस बात ने मुझे भी शक में मुब्तला कर दिया था। इसलिए मैंने उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकलवाई, लेकिन इसके बारे में बस इतना ही पता चला है कि लड़की का ताल्लुक पाकिस्तान से है और उसकी माँ बहन भाई के बारे में कोई मालूमात नहीं है। दर्क उसे वो हर हफ्ते अस्पताल मुकम्मल चेकअप करवाने के लिए लेकर जाता है। हमारा एक टीम मेंबर वहाँ अस्पताल में डॉक्टर है, उसने भी यही बताया है कि वो लड़की उसकी बीवी है। यारम ने रोयाम की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे बताया।
तुम्हें शक किस बात पर है? उस लड़की के दर की बीवी होने पर या उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होने पर? उसने फिर सवाल किया। मुझे किसी बात पर शक नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि किसी भी मुसीबत में फंसने। बेशक वो हमसे कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो रूह का भाई है। अगर उसे तकलीफ़ हुई तो रूह को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं अपनी रूह को तो कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। यारम अपनी बात खत्म करता रोयाम का नन्हा सा हाथ अपने हाथ में थाम कर ऑफिस से बाहर निकल गया। रूह तकलीफ़ तब होगी जब उसको पता चलेगा कि वो उसका भाई है और मेरा नहीं। ख़याल के दर्द खुद भी उसके बारे में रूह को कुछ भी बताना चाहता है, या वो रूह से किसी भी किस्म का ताल्लुक चाहता है। शार्प उसके पीछे बाहर आते हुए कहने लगा, ये खून का रिश्ता है शार्प, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही हम इसे छुपा सकते हैं। आज नहीं तो कल रूह जान जाएगी। 2.5 साल पहले स्विट्ज़रलैंड में दर्क ने जब उसे अपने सीने से लगाया था, हिजर और तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उस दिन से उसके दिमाग में ये सवाल है कि तुम लोग इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे कर सकते हो। और ये इतनी छोटी सी बात हरगिज़ नहीं थी जो वो कभी भूल पाए, और उसका जवाब यही है कि वो रूह का भाई है, वो उससे यह ऐसा ताल्लुक़ रखता है कि वो उसे अपने गले से लगा सके। लेकिन अगर ये जवाब मैंने उसे दिया तब और भी वो बहुत सारे सवाल करेगी। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि दर्क पर किसी भी किस्म की कोई भी मुसीबत आए। उसने मेरा हमेशा साथ दिया है, उसने हमेशा रूह के भाई होने का फ़र्ज़ अदा किया है। वो उसे समझाते हुए बोला। यारम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए रोयाम को अंदर बिठाया तो उसके दरवाजे बंद करने से पहले ही वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। न जाने उसे ड्राइविंग सीट पर बैठने में कौन सा सुकून मिलता था। यारम ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठाया। यकीनन वो उसे घर छोड़ने जा रहा था। सुबह घर से निकलते वो उससे साथ आने की ज़िद करता था। यारम को न चाहते हुए भी उसे अपने साथ लाना पड़ता था। सारी मेडिसिन बहुत मज़े की हैं, बस ये पता नहीं किस पर गई है काली कलोटी कहीं की। उसका टेस्ट बहुत गंदा है ना, सॉरी टेस्ट बहुत गंदा है ना, कड़वा है ना, ना कड़वा है ना मीठा है, पता नहीं। वो कब से बैठी अपनी मेडिसिन की छानबीन कर रही थी और हर बार एक पे एक अजीब किस्म की मुंह के डिज़ाइन बनाने लगती। वो काफ़ी दिलचस्पी से आप की बातें सुन रहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट कितनी देर से थी वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसके मुंह बनाकर दवाई पर इनकार करने पर उसके मुस्कुराते लब अपने आप सिकुड़ गए थे। नहीं, तुम इन तमाम मेडिसिन में से एक भी मेडिसिन नहीं छोड़ सकती, इससे तुम्हारी तबीयत पर फ़र्क पड़ सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो मेडिसिन बॉक्स अपनी तरफ घसीटता, उसमें से दवाइयाँ निकालते हुए उसके सामने रखने लगा, जिस पर उसका मूड ख़राब होने लगा था। अभी तो आधा घंटा बाकी था मेडिसिन खाने में, शायद उसने खुद ही मुसीबत को आवाज़ दे डाली थी। अभी आधा घंटा बाकी है, उसने याद करवाना चाहा। कोई बात नहीं, जल्दी खा लो, अच्छा है, तबीयत ख़राब होने की चांस कम रहेंगे। उसने मुस्कुराते हुए दवाई उसके मुंह में डाली। तबीयत तो ठीक रहेगी ना, लेकिन मुंह का जायका ख़राब हो जाएगा ना, उसने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुराया। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। वो दवाई देने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हुआ था। हाँ, खुद खाना पड़ता तो मैं पूछती क्या इतना चलता है या नहीं चलता। उसने बेहद कम आवाज़ में कहा था, जिसे सुनते हुए भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। चलो आओ मिलकर एक फ़िल्म देखते हैं, अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। उसके कंधे पे हाथ फैलाते वो उसे अपने बेहद करीब करते हुए कहने लगा। शुरू शुरू में उसका यूँ उसके पास आना, उसका हाथ थामना, उसे अपने सीने से लगाना बहुत अजीब लगता था। लेकिन अब जैसे वो उसके रवैयों की आदी होने लगी थी, वो उसका करीब रहना पसंद करती थी, लेकिन वो शायद दर को भी अच्छा लगता था। उसके करीब आना, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगाए टीवी ऑन कर चुका था। टीवी पर कौन सी फिल्म चल रही थी, कौन सा सीन चल रहा था, इन सब बातों से अनजान वो बस कभी उसे देखती तो कभी उसकी गर्दन में सांस लेने की वजह से नज़र आने वाली छोटी सी हड्डी को। उसने आहिस्ता से उंगली उसकी गर्दन पर रखी और उस हड्डी को महसूस करके मुस्कुराई। उसने एक नज़र उसे मुस्कुराते हुए देखा तो खुद भी मुस्कुराकर नरमी से उसके माथे पर लब रखे। ना जाने क्या था उस लम्हे में, दर की फ़िक्र, उसकी केयर करना, उसका इतना ख्याल रखना उसे अच्छा लगता था। दर का फ़ैसला उसे भी बेहद पसंद था, और अब तो हालात ऐसे हो चुके थे कि वो उससे दूर रहना भी नहीं चाहती थी। अब तो दिल की दुनिया भी बदलती जा रही थी, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अलग महसूस होने लगा था। रात न जाने कौन सा वक्त था जब उसे अपनी शर्ट पर उसकी सख्त गिरफ्त महसूस हुई। उसकी आंख फ़ौरन खुल गई। उसने एक नज़र से देखा, शायद वो ख्वाब के ज़ेरे असर थी। उसने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगाते हुए आहिस्ता से जगाया था। वो उसका कोई जवाब खुद सॉरी उसका कोई ख्वाब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहने देना चाहता था, जो उसके डर की वजह बने। उसने अनजान नज़रों से आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। आज दर को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगा था। उसका यूं उसे देखना, बेकरार होना, उसका तड़पना उलझन में मुब्तला करता था। बेशक उसकी वजह वो नहीं थी,
अ, वो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी तकलीफ़ को महसूस करता था। वो हर दर्द, हर तकलीफ़, हर डर को मिटा देना चाहता था। वो उसकी हर सोच पर सवार हो जाना चाहता था, उसे हर सोच से दूर ले जाना चाहता था। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस खामोशी से उसे देख रही थी। वो जानती थी वो भी उसके ख्वाबों पर यकीन नहीं करता, उसे भी कुछ भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो भी सबकी तरह अगर उसे पागल समझने लगे तो शायद वो भी छोड़ देगा उसे। एक पागल बीमार लड़की के साथ कोई सारी ज़िंदगी क्यों गुज़ारना चाहेगा? वो अपनी सोचों में उलझते हुए करवट लेने लगी जब दर्क ने कंधे से थाम लिया। ये खामोशी मायनी हेज़ थी, उनके उन दोनों को उलझनों में बांधे हुए थी। उसके चेहरे के मासूमियत को देखते हुए उस खामोशी में सांस लेता, वो उसके चेहरे पर झुका था और नरमी से उसके लबों को छूता, उसे अपने बेहद करीब कर गया। उसके एक एक नक्श को अपने लबों से छूता, वो उसे हर सोच से दूर ले आया था। ये लम्हात दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल थे। एक दूसरे से बिल्कुल अनजान, वो रूह तक करीब आ चुके थे। दर का ये फैसला उन दोनों के लिए क्या मुश्किलात ला सकता था, वो सिर्फ सोच ही सकता था। लेकिन क्योंकि अब परी से दूर होना उसके बस से बाहर था, उसे अपने सीने से लगाए वो हर पर्दा हटा चुका था। उसके नाजुक से वजूद को उसने बेहद एहतियात से छुआ था, जैसे उसके टूटने का डर हो। उसकी पनाहों में वो अपने आप को सच में एक गुड़िया ही महसूस कर रही थी, एक नाजुक अनमोल गुड़िया उसकी पनाहों में अपना आप छुपाती उसकी शिद्दत को महसूस कर रही थी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो उसे अपने बेहद करीब की अपने सीने से लगाए गहरी नींद सो रहा था। परी चेहरे पर एक खूबसूरत शर्मीली से मुस्कुराहट खुली हुई थी। उस ना जाने आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, लेकिन इस शख्स को इतने करीब से महसूस करके वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीन तस्वर कर रही थी। उसके उठने से पहले वो ही उसके करीब से उठ जाना चाहती थी, लेकिन उसका हिसार इतना मजबूत था, वो चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? लड़की खामोशी से लेटी रहो। अपनी नींद की वजह से अपनी नमाज पहले ही कज़ा कर चुकी हो तुम, और अब उठ कर कौन सा तीर मार लेना है तुमने जो इतनी जल्दी उठने की? वो उसे घूरता उसे खुद में दबोचे हुए बोला। उसके अंदाज से खौफजदा होकर वो उसके सीने पर सर रखती नफ़ी में गर्दन हिला चुकी थी। उसका ये मासूमाना अंदाज पहले ही उसे बहुत आगे ले जा चुका था और अब फिर से उसके मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था उसे। उसका फ़ैसला गलत नहीं था, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहता था, लेकिन ये बात सच थी कि वो इतनी जल्दी उसे घरेलू मसाइल में नहीं पड़ने देना चाहता था। लेकिन उसे उसकी सोचों से दूर ले जाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसे यकीन था कि अब वो उससे अपने ख्वाबों के बारे में बात नहीं करेगी, लेकिन उसकी सोचों पर वही ख्वाब सवार रहेंगे और इस तरह वो कभी भी अपनी सोचों से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके इलाज के लिए ज़रूरी था कि वो हर बुरी चीज़ को अपने दिमाग से निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दे। वो खुद भी अपनी रूटीन से उकता चुका था, वो एक नई शुरुआत करना चाहता था। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुज़ारना चाहता था, अपनी मर्ज़ी और अपने असूलों के मुताबिक। ये हकीकत थी कि उसकी ज़िंदगी में किसी लड़की का कोई वजूद नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी से शादी करेगा या किसी के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारेगा या फिर कोई उसके लिए इतना अहम हो जाएगा कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी का एक-एक लम्हा उसी के साथ गुज़ारना चाहेगा। लेकिन अब वक़्त और सोच बदल चुकी थी। अब उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा उस लड़की के नाम था जो इस वक़्त उसकी पनाहों में नरम और गरम में साँस ले रही थी। आप नाश्ते में क्या खाएँगे? थोड़ी देर के बाद उसकी मद्धम आवाज़ की समातों से टकराई। फ़िलहाल अगर तुमने मेरे करीब से उठने के बारे में सोचा भी ना तो तुम्हारी आती-जाती हर साँस का हिसाब अपने नाम कर लूँगा। वो बेहद नरमी से बोला। उसकी नज़रों से छुपती वो एक बार फिर से उसके सीने से लगी। अपने एक अहम काम की खातिर वो उसे सोते हुए ही छोड़कर चला गया था। वापस आया तो घर के दरवाजे पर बाहर से लॉक लगा था। दरवाज़ा खोलता हुआ घर के अंदर दाखिल हो चुका था। उसे यकीन था सोसाइटी में वापस आते ही वो उन सब लोगों से मिलना-जुलना शुरू कर देगी। लेकिन ये भी अच्छा था वो कैसे भी अपनी सोचों से दूर रहे। शायद उसकी वापसी की खबर उस तक भी पहुंच चुकी थी, इसलिए अभी वो अपने लिए चाय बनाकर टीवी ऑन करने ही लगा था कि उसे दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए देखा। उसे लगा था शायद दर का ये कदम उसके लिए इम्तिहान साबित होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। परी ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं जताया था। शायद वो भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को कबूल कर चुकी थी और यकीनन उसे शौहर के रूप में भी उसका शर्माया शर्माया सा रूप बहुत खूबसूरत था। वो निगाहें झुकाए मुस्कुराकर अपने दिल की धड़कन की तेज़ी पर कंट्रोल कर रही थी। शुक्र है तुम्हारे सैर सपाटे खत्म हुए। उसने उसे पास आने का इशारा किया। वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके सोफे पर बैठी ही थी कि दर्ग उसके करीब आया था। उसका अंदाज अपनायत से भरा हुआ था। परी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों से चाय का कप थामकर एक घूंट भरा। मेरे सैर सपाटे अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी मुझे जाना है। वो सामने वाली आंटी है ना, आंटी ज़ैनब, वो कमेटी डाल रही हैं। सोसाइटी की सारी औरतें डाल रही हैं, मुझे भी डालनी है, पैसे निकालें। वो हाथ फैलाते हुए मासूमियत से बोली तो दर्ग हंस दिया। तुम क्या करोगी कमेटी डालकर? बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं देता हूँ। और उसे फ्री वो हिट देते हुए
कहने लगा। पर मुझे थोड़े से पैसे नहीं चाहिए, कमेटी डालने से बहुत सारे पैसे निकलते हैं और मेरी भी बहुत सारे पैसे निकलेंगे। जब ये कमेटी ख़त्म होगी ना, मैंने तो पहले ही बोल दिया है, मैं एंड वाली कमेटी लूँगी और वो जो पैसे शादी से पहले आपने मुझ पर लगाए थे ना उधार, वो भी आपको वापस कर दूँगी, क्योंकि शादी के बाद तो आपका फ़र्ज़ है ना कि आप मुझ पर पैसे लगाएँ, लेकिन शादी से पहले तो मैं आपकी कुछ नहीं लगती ना, इसीलिए वो पैसे भी आपको वापस करूँगी, आप निकालें पैसे। वो उसे तफ़सील से बताते हुए कह रही थी, मतलब तो मेरे ही पैसे मुझे ही बाद में वापस करोगी, जो बाकौल तुम्हारे उधार हैं। वो उसके हिसाब पर कहका लगा बिना ना रह सका। हाँ, बिल्कुल, तब आप मेरे शौहर तो नहीं थे ना, इसीलिए मुझे आपको पैसे वापस करने हैं। तब हमारा कोई रिश्ता नहीं था ना, इसलिए, उसने लॉजिक दिया। हाँ, तो अब तो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, आप जाने दो, और वैसे भी मेरे ही पैसे तुम मुझे देकर कोई भी नेक काम नहीं करोगी। वो उसे समझाते हुए कहने लगा, लेकिन मैं कर्ज़ नहीं रखती, आप पैसे निकालें। उसकी बात खत्म होने से पहले वो बोली थी, जाने दो मियाँ बीवी में चलता है। वो उसके कंधे पे हाथ फैलाए हुए कहने लगा, उसके लबों पर अपने लब रखते ही कहा। उसने फ़ौरन उसके हाथ पर रखकर चिमाट लगाई। शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी बीवी का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है और आपको रोमांस सूझ रहा है। वो बरहम हुई। ओके फ़ाइन। अपने मकसद में कामयाब ना होते हुए वो उसे घूरते हुए अपनी जेब से पैसे निकालने लगा। लो, और अब इन पैसों की कीमत अदा कर दो। वो दो उंगलियों के बीच उसके निचले लब को नरमी से पकड़ता उसके चेहरे पर झुकने लगा था, लेकिन इससे पहले ही वो उठ खड़ी हुई। बाकी सारी बात बाद में, मैंने कमेटी देनी है। वो उसे बाय करती जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी। 100 दिरहम की कीमत है, 21, और मैंने तुम्हें 300 दिरहम दिए हैं, उनके 30 किस्त। जब तक तुम मुझे मेरे किस्त नहीं देती यहाँ से तुम नहीं जा सकती। वो उसे सख्ती से पकड़े बोला, कमेटी निकलेगी तो आपका उधार दूंगी। वो मासूमियत से बोली, वो उधार है और उधार तुमने किसी गैर से लिया था, अपने शोहर से नहीं। लेकिन ये पैसे तुमने अपने शोहर से लिए हैं, उसूल तो वसूल हैं। उसके बालों में उंगलियां फंसाता उसे बेहद करीब करते हुए उसके लबों को फोकस करके वो फतहमंदी से उसके चेहरे पर झुका था। अगर तुम्हारी जान नाजुक ना होती तो मैं अपनी दी हुई रकम सूद समेत वापस करता। आने वाले 30 दिन तुम रोज़ खुद मुझे किस्त करोगी, वरना मैंने किया तो सूद लगेगा। उसके लबों को आज़ाद करता वो पीछे हुआ। वो लम्हे में वहाँ से भागी थी जहाँ उसकी स्पीड देखकर वो कहका लगा उठा था। उसकी सारी अदाएँ हैं गज़ब थी, मगर शर्माना सबसे कातिल अदा थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही एपिसोड आई थी जो मैंने रीड कर दी है। बाकी की एपिसोड अगर कल तक आ गई तो इंशाल्लाह रीड करके अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।